अरे दोस्तों, स्वैग से वेलकम बैक टू अ डेटा साइंस यात्रा। आज हम घुसने वाले हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में, जहां सिर्फ डेटा देखना नहीं, भविष्यवाणी करनी होती है और बड़े बड़े आइडियाज़ टेस्ट करते हैं। सब फैंसी लग रहा है, राइट? रिलैक्स, इतनी भी कोई डरावनी कहानी नहीं है। इस वीडियो में हम एस्टिमेशन का राज खोलेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का डांस सीखेंगे और कुछ बड़े धमाकेदार टेस्ट एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि जी टेस्ट, टी टेस्ट, ची स्क्वायर, अनोवा और भी। सोचो इसको एक डेटा डिटेक्टिव का कोर्स जैसे। हम बस डेटा नहीं देखते, हम सवाल उठाते हैं, तफ्तीश करते हैं और सच सबके सामने लाते हैं। और याद रखना, बिना स्टैटिस्टिक्स के डेटा साइंस एक भटकता हुआ जीपीएस है, बस रास्ते की कहानी अधूरी। तो चलो मिलके नंबर्स का राज समझते हैं। अभी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि व्हाट इज़ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? क्या होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? सोचो तुम एक कंपनी के मैनेजर हो और तुम्हें पता करना है कि एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी कितनी है। लेकिन भाई, हर किसी से सैलरी पूछना इम्प्रैक्टिकल है। तो क्या करते हो? एक छोटी सी सैंपल लेते हो, उसका एवरेज निकालते हो और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मैजिक यूज़ करते हो पूरे कंपनी की सैलरी का अंदाज़ लगाने के लिए। बस यही है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पावर, छोटी सी जानकारी से बड़ा सच ढूंढना। अभी यहाँ पे हमारे पास इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दो टर्म्स होती है, जैसे कि एस्टिमेशन है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ठीक है, तो एस्टिमेशन क्या है वो जानते हैं पहले। स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में एस्टिमेशन का मतलब है सैम्पल डेटा के बेसिस पर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को गेस करना। जैसे मान लो हमने 100 एम्प्लॉयज़ का सर्वे किया और सैलरी का एवरेज अराउंड 50,000 निकला। ठीक है, पूरे कंपनी का एवरेज। बस एस्टिमेशन से हम अंदाज़ लगाएंगे। एस्टिमेशन में कितने टाइप्स होते हैं? पॉइंट एस्टिमेशन होता है और इंटरवल एस्टिमेशन होता है। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या है कि सिंगल वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग। जैसे सैम्पल का एवरेज 50,000 तो कंपनी का भी कुछ वैसा ही होगा। इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है, हम एक रेंज देते हैं। जैसे कंपनी की एवरेज सैलरी मान लो 48,000 से 52,000 तक के बीच में होनी चाहिए और हम 90% कॉन्फिडेंट है। ओके, ये रेंज देंगे लेकिन हम परफेक्ट नंबर नहीं देंगे, और पॉइंट एस्टिमेशन में हम लोग परफेक्ट नंबर देते हैं। ये चीज़ें याद रखना यहाँ पे। अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर चलते हैं और मोस्टली हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही यूज़ करने वाले हैं। अब आता है सबसे किलर टूल, दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब हम किसी दाव या अज्यूम्शन को टेस्ट करना चाहते हैं, बस सैम्पल डेटा उठाते हैं और धमाल करते हैं। अभी एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एचआर का कहना है कि एवरेज सैलरी 60,000 है। ठीक है, तुम सोचते हो नहीं यार इतनी नहीं लग रही, तो क्या करोगे? सैम्पल लोगे, टेस्ट करोगे, एचआर का झूठ पकड़ोगे। सही कहा ना? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास दो टाइप्स है। उसमें भी क्या है कि नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि कोई बदलाव ही नहीं है, सब नॉर्मल है। जैसे कोर्ट में सब इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब क्या है ना कि नल हाइपोथेसिस में अभी मैंने कहा कि एचआर का हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि वो कह रहा है एवरेज सैलरी 60,000 है, पर तुम्हें ये सच नहीं लग रहा है। पर जब तुम टेस्ट्स करोगे, सैंपल लोगे, वो सारा ये सब करोगे तो वो सही बात निकली, जो एचआर ने कहा वो सही है, तो ये कोई बदलाव ही नहीं हुआ, राइट? तो वो होती है नल हाइपोथेसिस। अभी अपोजिट टू दैट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। अगर हमने एचआर ने जो कहा, हमने जब टेस्ट्स किए, हमने उस पर वो अज्यूम्शंस लिए, सैम्पल्स लिए, वो सारी चीज़ें उस पर परफॉर्म की, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें कोई और नंबर मिला, ज़्यादा एवरेज सैलरी होती है या फिर कम एवरेज सैलरी होगी, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, हाँ या ना, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चीज़ें। मतलब इसमें क्या होता है, बदलाव है, कुछ अलग चल रहा है, ये होता है। अभी हम जानते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है, ये स्टेप्स फॉलो करके होती है। स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अभी हमें पता है कि नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, राइट? नल हाइपोथेसिस हमने कोई ये
अज्यूम्पशन लिया, ठीक है, और उसमें नल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट की, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट की, मतलब हाँ ना ये दोनों चीज़ें हमने समझ ली। तो ये फर्स्ट स्टेप होती है नल हाइपोथेसिस की। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? सेट द सिग्निफिकेंस लेवल, मतलब अल्फ़ा हमें फिक्स करना होता है। सेट द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा मतलब इसमें क्या होता है कि कितना रिस्क लेने को तैयार हो, ये डिसाइड कर लो। मोस्टली अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.05 हो, मतलब तुम 5% रिस्क लेने के लिए तैयार हो। मेडिकल रिसर्च में और भी लो अल्फ़ा लेते हैं क्योंकि भूल की कोई गुंजाइश नहीं होती, वहाँ पे तो हम रिस्क ले रहे हैं और वो भी किसी इंसान के साथ, राइट। तो इसीलिए तो यहाँ पे तुम लोग 5% रिस्क ले सकते हो, मतलब अगर कोई किसी की जान नहीं जा रही है तो तुम 5% रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और मेडिकल्स में कम रिस्क लिया जाता है, कम अल्फ़ा वैल्यू ली जाती है। अभी अल्फ़ा वैल्यू क्यों लेते हैं हम लोग, वो हम एंड में समझेंगे। पहले सब कुछ ये सब जो पार्ट्स है इनको जोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये क्या इनका यूज़ होता है, ठीक है। पहले टेस्ट डिसाइड कर लो, मतलब हाइपोथेसिस डिसाइड कर लो, नल लेना है, अल्टरनेटिव लेना है, क्या तुम्हें प्रूव करना है उसके बेसिस पर, ठीक है। फिर कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो वो डिसाइड करना, ठीक है। मोस्टली 0.05 लेते हैं। उसके बाद आता है कैलकुलेट द पी वैल्यू। अभी ये पी वैल्यू क्या है? पी वैल्यू बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तुम्हारे टेस्ट के फेवर में, जो भी तुमने टेस्ट ली, ठीक है। अभी ये वो कह सकते हैं हम लोग, तुम लोग अपने मन में कोई टेस्ट ले लो, ओके, हाँ या ना वाला कोई केस ले लो, सिग्निफिकेंस लेवल मतलब अल्फ़ा डिसाइड कर लो और पी वैल्यू अभी बता देगा। मतलब पी वैल्यू क्या कर देगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तुम्हारी उस टेस्ट के फेवर में। अगर पी वैल्यू स्मॉलर हो, मतलब पी वैल्यू अल्फ़ा से छोटी हो, इनको अल्फ़ा से कंपेयर करना होता है पी वैल्यूज़ को, ठीक है। पी वैल्यू अगर अल्फ़ा से छोटी हो तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। पी वैल्यू छोटी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। अगर पी वैल्यू बड़ी हो अल्फ़ा से, जो भी तुमने कैलकुलेट की उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कैलकुलेट करने के बाद जो भी पी वैल्यू तुम्हारे पास आई, अगर वो अल्फ़ा से बड़ी हो तो फिर क्या है कि नल हाइपोथेसिस के साथ तुम आगे बढ़ो, ओके। ये चीज़ें होती है। अभी एक एग्जांपल अगर ले तो ड्रग टेस्ट की पी वैल्यू अगर 0.02 आई, ठीक है, और अल्फ़ा है 0.05, तो नल को रिजेक्ट करो और बोलो मेडिसिन का इफेक्ट है। लास्ट में आता है मेकिंग अ कंक्लूजन। अभी सब चीज़ें जुड़ी, अभी कंक्लूजन क्या होता है कि पी वैल्यू अगर छोटी हो तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करो, अगर पी वैल्यू बड़ी हो तो स्टेटस को मेंटेन करो, मतलब नल हाइपोथेसिस को ही सपोर्ट करो, राइट। अगर मैंने मान लो कोई एग्जांपल, अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमें लेना हो तो कोई किसी की बैटरी की कंपनी है, ओके, बैटरी कंपनी बोलती है बैटरी 10 घंटे चलती है, तो तुम्हारी पी वैल्यू जब तुमने पूरा ये झमेला किया, मतलब हाइपोथेसिस लगाया, मतलब उसमें नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिसाइड की, अल्फ़ा सेट किया और फिर पी वैल्यू उसकी कैलकुलेट की, पी वैल्यू क्या आई 0.01 आई, ठीक है, और अल्फ़ा क्या आया है 0.05 है, तो फिर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है। मतलब कि बैटरी का जो क्लेम है उसमें कुछ तो गोलमाल है भाई। तो देखो समरी, देखो क्या होता है कि ये जो स्टेप्स फॉलो करता है इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस डिफाइन करनी होती है, अल्फ़ा सेट करना होता है, पी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और फिर कंक्लूजन आता है, ओके। अभी नेक्स्ट चलते हैं, कुछ टेस्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली आती है जी टेस्ट, द कॉन्फिडेंट पॉज। देखो लार्ज सैम्पल साइज हो, मतलब अगर ग्रेटर देन 30 हो, ओके, तो नॉन वेरिएंस, मतलब अगर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से तुम समझ लोगे। मैनेजर बोलता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू $100 है, तुम जी टेस्ट लगा के सच्चाई चेक कर सकते हो। लार्ज डेटा सेट है, जी टेस्ट का स्वैग होता है। अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट है तो हम लोग जी टेस्ट के साथ जाते हैं। द टी टेस्ट क्या होती है, ये डिटेक्टिव होती है। अगर हमारे पास स्मॉल सैम्पल साइज हो, हमें सैम्पल लेना होता है प्रेडिक्शंस के लिए, राइट, वो तो चीज़ हमें पता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये करते हैं, हमें जो यूज़ होती है वो ची स्क्वायर टेस्ट है, ये सिर्फ जान लो, ये टी टेस्ट में स्मॉल सैम्पल साइज होती है, हमारे पास वेरिएंस अननोन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेना है, अगर एग्जाम्पल लेना है तो फिर 2 मार्केटिंग कैंपेन्स के बीच का कंपैरिजन, मतलब कौन बेटर है, टी टेस्ट लगाओ और सच्चाई बाहर निकालो, ओके। अभी जो मेन हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो है ची स्क्वायर टेस्ट, द कैटेगरिकल चैम्पियन। जब तुम नंबर्स नहीं कैटेगरीज से डील करते हो तब ये ची स्क्वायर टेस्ट यूज़ होती है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल अगर मान लो रेड बटन वर्सेस ब्लू बटन पे क्लिक करने का कंपैरिजन चल रहा हो,
ची स्क्वायर से पता चलेगा रैंडम है या असली डिफरेंस है। अब होता है ना, जब हम किसी वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 या 3 बटन्स होते हैं, तो मोस्टली पीपल कौन से बटन्स प्रेस करेंगे, उसको अगर हमें चेक करना हो तो हम लोग ची स्क्वायर टेस्ट के साथ जा सकते हैं। ओके, ये सिर्फ एग्जांपल्स के लिए, अभी के लिए समझ लो कि ऐसी चीज़ें होती है जो हमें यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस वीडियो में हम लोग थ्योरी कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, मशीन लर्निंग सीखने वाले हैं। ओके, विजुअलाइजेशन सीखेंगे, फिर मशीन लर्निंग सीखेंगे, और मशीन लर्निंग में जब हम आगे जाएंगे तो जब मॉडल्स बिल्ड करेंगे हम लोग, तब ये सारी चीज़ें भी यूज़फुल होगी, तब हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड भी करेंगे चीज़ें। तो ये एक बेस है, इसलिए मैं पहले आगे बढ़ने से पहले एक बेस क्लियर करना चाहती हूँ सभी का। ठीक है, तो और नेक्स्ट आती है एनोवा। एनोवा क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हमें वेरिएंस चाहिए होता है, नॉन वेरिएंस होता है, अननोन वेरिएंस होता है। ओके, और ची स्क्वायर टेस्ट में हमें वेरिएंस का कोई फंडा ही नहीं है, हम वहाँ पे कैटेगरिकल डेटा से डील कर रहे होते हैं। ओके, तो एनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस में कितना डिफर होता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा ग्रुप्स का कंपैरिजन एक साथ ही करना हो हमें। एग्जाम्पल्स देखो, अगर 3 एड्स का परफॉर्मेंस का शो डाउन करना हो तो एनोवा से पता चलेगा कौन सबसे तेज़ है। एनोवा मोस्टली यूज़ नहीं होता। ओके, बैटल रॉयल ऑफ ग्रुप्स कह सकते हैं। तो एक और माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट अभी जानेंगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, छोटी छोटी सैम्पल्स का एवरेज लेने से एक बड़ी प्यारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, जैसे कि बेल कर्व। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या स्टेट करता है, दैट इफ़ वी टेक रिपीटेड रैंडम सैम्पल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन, अगर हम लोग जो भी रैंडम सैम्पल्स हमने लिए हैं किसी पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन मतलब बल्क, जो भी डेटा सेट है वो बल्क का डेटा सेट। ओके, किसी भी चीज़ का, देखो अब तुम किसी का सेल्स प्रेडिक्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास डेटा है, पूरा डेटा लेने से अच्छा है कि तुमने एक बल्क मतलब डिवाइड किया और थोड़ा सा सैम्पल लिया उसमें से। ओके, सो पॉपुलेशन को इन द सेंस लाइक लोगों का पॉपुलेशन मत लेना, वो एक कहने की चीज़ होती है। पॉपुलेशन इन द सेंस ऑफ बल्क। ओके, बल्क में से थोड़ा सा भाग हमने लिया। ओके, और ये उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको सैम्पल कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, रिपीटेड रैंडम सैम्पल्स। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन्स विल फॉर्म अ नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होगा। राइट, मतलब ज़्यादा कुछ मीन से कुछ वैल्यूज़ डिफर नहीं करेगी। एक नॉर्मल अगर कर्व मिलती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चीज़ें, तो हमें मीन मीडियन एवरेज मीन मीडियन मोड वो एक ही लाइन में मिलेगा। राइट, पीक पर मिलेगा, वो होती है ना बेल शेप्ड कर्व। ओके, तो सभी के सैम्पल मीन्स ज़्यादा भी कुछ डिफर नहीं फॉर्म करेंगे, मतलब मल्टीपल डेटाज को हमने कंपेयर किया और उनका एक कर्व फॉर्म की। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म किया, नो मैटर द शेप ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन, मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन कितने भी हो, अब डिफरेंट डेटा सेट्स ले रहे हो तो फिर ओरिजिनल पॉपुलेशन कितने भी हो, मतलब नहीं क्या, कितनी भी साइज़ हो, एक की मान लो कि एक की साइज़ है 1000, एक की साइज़ है 2000, एक की साइज़ है 3000, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, 1/4 पार्ट लिया है सैम्पल के लिए। ओके, 1/4 पार्ट लेने पे सिर्फ उस पर काम किया, और जब मल्टीपली सभी को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, सभी के साथ वर्क कर रहे हैं, तो फिर वो एक मीन फॉर्म करेगा, एक नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व फॉर्म करेगी। तो यहाँ हमारा क्या हुआ कि मल्टीपल डेटा सेट्स के साथ वर्क किया हमने। राइट, तो ये होती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। देखो एग्जाम्पल में अगर हम ले सकते हैं, डाइस रोल करो। ठीक है, 2 डाइस का एवरेज ले लो। ठीक है, बार बार रिपीट करो ये चीज़ें, देखना रिजल्ट एक बेल शेप कर्व बन जाएगा इन द एंड। अगर ये तुम प्रैक्टिकली करो तो तुम समझ पाओगे। ठीक है, अभी ये CLT के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये CLT क्यों है? CLT मैटर्स बिकॉज इलेक्शन पोल्स में काम आता है। राइट, फैक्ट्री क्वालिटी कंट्रोल में भी यूज़ हो सकता है, और मेडिकल ट्रायल्स में भी सैम्पल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन के लिए एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, साइंस का असली जादू यही दिखाता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अभी नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज स्कीवनेस इन डेटा। तो मान लो एक दोस्तों का ग्रुप है और सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे। सब लोगों की कंट्रीब्यूशन थी 100 रुपीज़ की, तो सब लोगों ने 100 रुपीज़ लाए हैं। ठीक है, पर एक ऐसे दोस्त है जिसने 1000 रुपये लाए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो इस एक पर्सन की वजह से एवरेज तो उठ जाएगा। राइट, तो बस यही है स्कीवनेस। जब कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ डेटा के बैलेंस को बिगाड़ देती है तो उसको हम लोग स्कीवनेस कहते हैं। स्कीवनेस में भी हमारे पास सिमेट्रिक स्कीवनेस होती है, पॉजिटिव स्कीवनेस होती है और नेगेटिव स्कीवनेस होती है। ठीक है, तो सिमेट्रिक स्कीवनेस में क्या है कि नो स्कीवनेस, कुछ ही नहीं है। ठीक है,
द लेफ्ट एंड द राइट साइड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर बैलेंस्ड फॉर्मिंग अ बेल शेप। इसकी सिमेट्रिक मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इस कर्व, ओके, उसी की तरह बेल शेप्ड कर्व होती है जहाँ पे कुछ अजीब नहीं है। पॉजिटिव स्कीवनेस क्या होता है, उसको राइट साइड स्कीव भी कहते हैं। मतलब क्या है ना, द टेल ऑन द राइट इज लॉन्गर, मतलब वो जो कर्व होता है वो राइट साइड पे बेंड होता है, ठीक है। मीनिंग देर आर फ्यू वेरी हाई सैलरीज पुलिंग द एवरेज अप। मतलब क्या होता है कि देखो अभी पॉजिटिव स्कीवनेस के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव स्कीवनेस को हम लोग राइट स्कीव्ड भी बोलते हैं, ओके। यहाँ पे क्या होता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉर्म करता, ओके, वो बेल शेप कर्व होती है वो फॉर्म नहीं करता। लेकिन क्या होता है ना कि डेटा राइट साइड पे स्कीव्ड होता है। यहाँ पे द टेल इज ऑन द राइट साइड, मतलब इज लॉन्गर। मतलब क्या हो सकता है कि मीनिंग देर आर वेरी फ्यू हाई सैलरीज पुलिंग द एवरेज। जो भी एवरेज नॉर्मल एक्चुअल एवरेज आना चाहिए था वो कुछ वैल्यूज़ की वजह से राइट साइड स्कीव्ड हो गया है, मतलब उस साइड पे बेंड हो रहा है, ओके। उसको हम लोग आउटलायर्स नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि कुछ और रीजंस हो सकते हैं। किसी की सैलरीज हाई हो सकती है, राइट। सैलरीज का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं हम लोग बार बार, क्योंकि हमें चीज़ें समझाने में मदद करता है, ओके, हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसीलिए। नेक्स्ट होता है नेगेटिव स्कीवनेस। नेगेटिव स्कीवनेस अपोजिट टू द पॉजिटिव स्कीवनेस, ओके, उसको हम लोग लेफ्ट स्कीव भी बोलते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, द टेल, मतलब अभी जैसे राइट साइड पे बेंड था, ज़्यादातर राइट साइड पे एवरेज आ रहे थे और वैल्यूज़ को मतलब डिसरप्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे स्कीव्ड होता है। द टेल ऑन द लेफ्ट इज़ लॉन्गर। क्या होता है ना यहाँ पर कि किसी की सैलरीज जितनी एक्सेप्ट होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम है, तब ये कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट स्कीव कंसिडर कर सकते हैं, ओके। तो ये होता है स्कीवनेस इन द डेटा। तो देखो क्विकली कोरिलेशन के बारे में जानते हैं कि हमारे पास कोरिलेशन और कोवेरियंस होता है, ठीक है। कोरिलेशन में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट फंडा नहीं है। यहाँ हमारे पास रेंज होती है। रेंज मानो मतलब -1 से 1 तक होती है, -1, 0 और 1, ये रेंज होती है, ठीक है। कोरिलेशन मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ होती है, उसमें हमें क्या करना होता है, उनको उनकी वो जो रेंज होती है उससे कंपेयर करना होता है, उसकी स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होती है, ठीक है। हमारे पास कोरिलेशन में पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब 0 होता है, ओके, क्लोजर टू 1, जो भी वैल्यू हमारी आएगी, जो भी वेरिएबल हमारा होगा वो क्लोजर टू 1 होगा। मीन्स वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर ऑल्सो इंक्रीजेज। जब हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिंपली एक ग्राफ अगर कंसिडर कर लो, इमेजिन कर लो, तो फिर क्या होगा ना, उसकी एक लाइन स्ट्रेट जाएगी, फर्स्ट क्वार्टर में ही दोनों ही ऊपर जाएगी। मतलब देखो पॉजिटिव कोरिलेशन का अगर एग्जांपल लेना हो तो जितने नंबर ऑफ आवर्स आप स्टडी करोगे, ठीक है, उतने ही आपके स्कोर्स बढ़ेंगे एग्जाम में। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, राइट। दोनों ही चीज़ें बढ़ रही है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। वही हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है, क्लोजर टू -1, मीन्स एज वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज। अगर इसका हमें कोई एग्जाम्पल लेना हो तो हम देखो, जितने नंबर ऑफ आवर्स आप टीवी देखोगे उतने ही आपके मार्क्स घटेंगे, राइट। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट, वो भी एक नेगेटिव ये हो सकता है, कोरिलेशन होता है। मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है, आप एंजॉय कर रहे हो, आपका टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप सीरीज़ नेटफ्लिक्स में कुछ भी सीरीज़ है फिर ऐसा कुछ देख रहे हो, लेकिन आपकी एग्ज़ाम है तो ये क्या होगा, आपका स्कोर्स घटेंगे इसकी वजह से। आप एंजॉय तो कर रहे हो, उसमें कुछ बात नहीं है, लेकिन आपके स्कोर्स डिक्रीज़ हो गए। तो वन वैल्यू इंक्रीजेज अदर डिक्रीजेज, ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट टू दैट है ज़ीरो कोरिलेशन। मतलब ये क्या है कि उन दोनों वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अदर वेरिएबल इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग एंड दिस वेरिएबल इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। मतलब उनमें कुछ रिलेशनशिप होता ही नहीं है, ओके, एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने घर में कुछ स्वीट बनाया है और वहाँ पे कोई बिल्ली रो रही है, या फिर ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल, ओके। अब ये एग्जाम्पल का भी कुछ मीनिंग नहीं है, राइट। तो वो होता है कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास कोवेरियंस है। कोवेरियंस को हमें और भी डिटेल में पढ़ना है, ओके। कोवेरियंस में क्या होता है, मेजर्स द डायरेक्शनल रिलेशनशिप बट डज नॉट इंडिकेट द स्ट्रेंथ, ओके। ये एक रिलेशनशिप का मतलब डायरेक्शन चेक करता है पर उसकी स्ट्रेंथ से इसको कुछ भी लेना देना नहीं होता है, ओके। इसको हमें और भी डिटेल में पढ़ना है तो अभी के लिए ज़्यादा भी ध्यान नहीं देने वाले। ये क्या करता है, मेजर्स द डायरेक्शनल रिलेशनशिप, मतलब पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, ये चेक करता है, ओके। उसकी स्ट्रेंथ से उसको कोई वैल्यू लेना देना नहीं होता है।
अभी इसको हम द एंड और मे बी जस्ट द बिगिनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं, एक नज़रिया है दुनिया को देखने का। और जब हम सवाल करते हैं हम सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं हम दुनिया को बदलते हैं। सो लेट्स बी द क्यूरियस माइंड्स, द स्पेक्टेकुलर सोल्स एंड द ड्रीमर्स ऑफ द स्मार्ट वर्ल्ड। तो बस दोस्तों, आज के लिए स्टैटिस्टिक्स का सफ़र यही तक था। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, CLT, सारी वो चीज़ें जो डेटा को रैंडम नहीं एक राज बनाती है। हमने सीखा कैसे छोटी सी सैम्पल स्टोरी पूरे का पूरे कहानी लिख सकती है। याद रखो, डेटा बिना समझे अगर उसके साथ काम कर रहे तो वैसे ही हो सकता है कि बिना कंपास के तुम समंदर में निकले हो। तो हर नंबर के पीछे छुपी कहानी को समझना सीखो और सवाल पूछना कभी बंद मत करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना अगला टॉपिक कौन सा हो सकता है। हमारी डेटा की यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट्स, नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए नंबर्स के जादू में खो जाओ और हमेशा क्यूरियस रहो। बाय दोस्तों।